सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इसका दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब ये देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल है क्या, या फिर ये देखेंगे इस लेक्चर में कि एक गैल्वेनिक सेल का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, ये वर्किंग किस तरह से करता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके अंदर जो सेल रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। गैल्वेनिक सेल ये सिर्फ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन कराएंगे, दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन कराएंगे और इसी के फलस्वरूप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका प्रारंभ इस तरह से हुआ कि अगर हम लोग ये करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं और इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग जिंक रॉड डाल देते हैं, तो ये देखते हैं कि जिंक रॉड ये कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से प्रतिक्रिया करता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये देखते हैं कि जिंक रॉड से जिंक सॉल्यूशन में आने लगता है और कॉपर जो होंगे ये क्या होंगे, ये डिपॉजिट होने लगते हैं। इस रिएक्शन के फलस्वरूप एक चीज पाया गया और वो चीज ये था कि जो सॉल्यूशन थे ये गर्म हो गए, यानी इस रिएक्शन के दौरान इसका टेम्परेचर या तापमान बढ़ने लगा। तो इस रिएक्शन को देखो तो अगर यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ये हो गया +2, यहाँ कॉपर का +2 और ये हो गया 0, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन होता था और कॉपर का क्या होता था, कॉपर का रिडक्शन होता था। तो इसके फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होता था यानी केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन हो जाता था, इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्सन हो जाता था। अब इसी चीज को आगे एक्सटेंड किया गया। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन एक कंपार्टमेंट में नहीं बल्कि अलग-अलग कंपार्टमेंट में किया गया और इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज करते थे उसको हीट एनर्जी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया और यही कहलाता है क्या, हमारा गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। तो इसको ये डिफाइन कर सकते हो कि ए डिवाइस which converts electrical energy which converts chemical energy to electrical energy is called galvanic cell। ये कह सकते हो या फिर इसको कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह सकते हो या फिर कह सकते हो क्या, वोल्टिक सेल कह सकते हो। और इस सेल में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किसी तरह का बैटरी या सेल का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ऐसे डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल कह सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह सकते हो और या वोल्टिक सेल कह सकते हो। अब ये देखते हैं कि इस गैल्वेनिक सेल इसका ये जो होगा कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं।
गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं। रिएक्शन यही होगा, लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंपार्टमेंट में कराएंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपार्टमेंट ये है और इस कंपार्टमेंट में हम लोग ले लेते हैं, ये होगा हमारा क्या, जिंक रॉड, और इसमें एक सॉल्यूशन होगा जिसको नाम देते हैं, ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा। यानी जिंक रॉड अपने सॉल्यूशन या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है और इसको नाम दे देते हो जिंक इलेक्ट्रोड कहलाता है। और ये जिंक इलेक्ट्रोड ये यहां बिहेव करेगा किस तरह, एनोड की तरह बिहेव करेगा। दूसरा कंपार्टमेंट ये लेते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में भी एक कॉपर रॉड डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉपर रॉड, और ये डिप होगा किसमें, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहेगा और इसको नाम दे देते हो कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये कॉपर इलेक्ट्रोड ये बिहेव करेगा किस तरह, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब ये अलग सेपरेट ये कंपार्टमेंट हो गया, ये अलग सेपरेट कंपार्टमेंट हो गया। अब इसमें एक यू शेप्ड का ट्यूब जोड़ते हैं और यू शेप्ड के ट्यूब को नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हो सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, इसको नाम देंगे सॉल्ट ब्रिज। जिस तरह से ब्रिज का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि दो अलग अलग स्थानों को ब्रिज जोड़ता है, उसी तरह ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट को ये ट्यूब जोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब इस सॉल्ट ब्रिज में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है अगर अगर, या फिर इसके स्थान पर हम लोग ये भी ले सकते हैं जिलेटिन ले सकते हैं। इस अगर अगर की विशेषता ये है कि जैसे ही इसमें पानी मिलाएंगे ये सॉलिड अवस्था में आ जाता है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, यानी इससे आयंस जो होंगे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आ जा सकते हैं। और इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या KCl हो जाए, KNO3 हो जाए या फिर K2SO4 हो जाए। इसमें अगर में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर इसमें पेस्ट कर देते हैं और ये कहलाता है क्या, सॉल्ट ब्रिज। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज था इसमें जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कुछ विशेषता होती है। ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट को हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मान लें या कोई भी अगर के साथ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की विशेषता सबसे पहले तो ये विशेषता होगी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में जो केटायन और एनायन है दोनों की आयनिक मोबिलिटी लगभग समान होनी चाहिए। तो ये विशेषता हो जाएगा कि आयोनिक मोबिलिटी ऑफ cation and anion is nearly same। ये जो होगा लगभग समान होना चाहिए। दूसरा ये होगा कि इट्स आयन, जैसे इलेक्ट्रोलाइट के आयन है, डू नॉट टेक पार्ट, डू नॉट टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इस कंपार्टमेंट में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें ये आयन क्या होने चाहिए, भाग नहीं लेने चाहिए। और तीसरा होगा कि इट डज नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिंक सल्फेट, इस
इसमें इलेक्ट्रोलाइट हो गया क्या हमारा कॉपर सल्फेट। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है किसका, एक गैल्वेनिक सेल का। इसको समराइज कर देते हैं। तो एक कंटेनर में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड डाल देते हैं, ये कहलाता है जिंक इलेक्ट्रोड, ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह। दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें कॉपर रॉड डाल देते हैं, ये कहलाता है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह। अब इस दोनों कंपार्टमेंट को एक यू शेप ट्यूब से जोड़ देते हैं, जिसमें अगर या जिलेटिन, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आइदर KCl और KNO3 या फिर जो होगा ये K2SO4 मिलाकर इसमें पेस्ट कर देते हैं। और इसकी विशेषता ये होगी कि इससे आयन एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आ जा सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन होगा हमारा किसका, ये कंस्ट्रक्शन होगा कोई गैल्वेनिक सेल का। अब ये देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल वर्क किस तरह से करेगा, क्योंकि यहां कन्वर्सन किसका होना है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन होना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका कुछ पोर्शन मिटा दे रहा हूं, जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड की विशेषता। अब देखिए ये था हमारा कॉपर रॉड। तो अब इसका वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले देखते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहां ये कह रहे थे कि जिंक इलेक्ट्रोड ये बिहेव करता है किस तरह, ये बिहेव करता है एनोड की तरह। और ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ये जानते हो कि ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीडेशन होता है किस पे, एनोड पर। और ऑक्सीडेशन को क्या कहते थे, ये कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा एनोड को देखो, यहां क्या है, जिंक रॉड है। जिंक रॉड पर जो जिंक के एटम है इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और ये Zn-SO4 के जो एक्वा सॉल्यूशन है इसमें जिंक किस रूप में है, Zn2+ के रूप में। यानी अगर जिंक के एटम पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा तो वो रहेगा किसमें, जिंक रॉड पर। और अगर ये आयोनाइज होकर Zn2+ का निर्माण करेगा तो रहेगा कहां, सॉल्यूशन में। जिंक इलेक्ट्रोड पर होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन कहते हो किसको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और लॉस करने के फलस्वरूप क्या होगा, Zn2+ आने लगेगा सॉल्यूशन में। और Zn2+ सॉल्यूशन में आने लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चारों तरफ एकोमोडेट होने लगेंगे और इस तरह से एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाएगा और ये एनोड निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरह बिहेव करेंगे। और ये चूंकि रिएक्शन किस पे होता है, एनोड पर होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं, ये होगा क्या, हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हो या फिर एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्शन होगा किस पर, एनोड पर। और इस तरह से ये एनोड जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये कह सकते हो कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो जाएगा। अब देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ गया। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक क्या होगा, सॉल्यूशन में आने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ डिपॉजिट होने लगेंगे और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाएगा और ये बिहेव करने लगेगा किस तरह, निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। और इस कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन होता है ये होगा क्या, इसको नाम दोगे हाफ सेल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी इसको कहेंगे। इसको नाम दे सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी कहेंगे। अब दूसरा होता है क्या, हमारा दूसरा कंपार्टमेंट था कॉपर इलेक्ट्रोड का और ये बिहेव करता है किस तरह, कैथोड की तरह बिहेव करता है।
और ये जानते हैं कि रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या रिडक्शन होता है, और इसको नाम देते हो क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होने लगा। तो गेन कौन करेगा, कॉपर तो करेगा नहीं। जो सॉल्यूशन में Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और कॉपर के रूप में क्या करेंगे, कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होने लगेंगे, और इसको नाम दोगे क्या, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। इसको नाम देंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि ये कहां होगा, ये कैथोड पर होगा। अब इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में ये रिएक्शन होने के फलस्वरूप इसमें देखो क्या चेंज होगा। इसमें चेंज होगा कि इस सॉल्यूशन में जितना Cu2+ है उतना ही क्या हो जाएगा, SO4 2-। अब Cu2+ क्या होंगे, ये डिपॉजिट होने लगेंगे किस पर, ये डिपॉजिट होने लगेंगे किस पर, इलेक्ट्रोड पर। तो इसमें सरप्लस क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा SO4 2-। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होने लगता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो इस पर जो कॉपर के एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे वो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और इस तरह से ये कैथोड हमारा बिहेव करेगा किस तरह, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक हो गया, कैथोड पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम हो गया। अब इस दोनों को अगर हम लोग किसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, तो जब इसको कनेक्टिंग वायर से जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड and constitutes electric current, और ये जो होंगे इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण कर देंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल होगा। देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए किसी तरह के कोई सेल का यूज नहीं किए हैं। सिर्फ एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जहां रिडक्शन होगा वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो होगा नेगेटिव टर्मिनल, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो होगा हमारा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस दोनों को अगर कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर जाता है और इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन कब हो जाता है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन किसका होता है, ये कन्वेंशनल करंट का होता है। इसका कारण ये होता था कि प्रारंभ में जब इलेक्ट्रिक करंट का खोज हुआ था तो न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप जानते थे। इन्होंने कह दिया था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। इन्होंने करंट को कह दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह होता है। और न्यूटन उस समय के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि ये माना जाता था कि न्यूटन के मुंह से निकला गया शब्द भगवान का शब्द होता है और इसके विरुद्ध जो भी जाता था वहां के राजा उसे प्राण दंड दे देते थे। तो इनके डर से कोई इसका विरोध नहीं किया। बाद में जब पता चला कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट नहीं बल्कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता था, तब तक साइंस इतना आगे बढ़ चुका था कि इसको पुनः परिवर्तित
इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मानते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसका फ्लो कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड से कैथोड के तरफ, और जो इलेक्ट्रिक करंट होंगे ये इलेक्ट्रिक करंट इसका फ्लो होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि इसको हम लोग उल्टा, ये हमारी मान्यता होगी। अब यहां एक हमने शॉर्ट ब्रिज लगाया था। इस शॉर्ट ब्रिज लगाने का पर्पस ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब कहीं जो होगा ये शॉर्ट ब्रिज लगाया गया हो। ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ था तो एनोड हमारा क्या था, एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक था, जबकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम था। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड के तरफ जाते थे तो इस कंपार्टमेंट में Zn2+ हमारा क्या हो जाता था, एक्सेस हो जाता था, क्योंकि जिन दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके बनाता था क्या, Zn2+। Zn2+ सॉल्यूशन में आ गए थे और इलेक्ट्रॉन यहां एकोमोडेट हो गया था, और यही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड के तरफ फ्लो किया था, तो इस कंपार्टमेंट में Zn2+ सरप्लस हो जाएगा। अब फिर इस कंपार्टमेंट में देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये सरप्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कॉपर रॉड पर जितने भी कॉपर के एटम होंगे जिस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा ये था कि सॉल्यूशन में जितना Cu2+ होगा ठीक उतना ही चार्ज SO4 2- पे होगा। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे ये क्या करेंगे, ये एक्सेस ऑफ Cu2+ को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, ये बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। अब Cu2+ को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसका काउंटर पार्ट SO4 2- बढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो धीरे धीरे यहां पर या एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम होगा और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब एनोड और कैथोड दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान समान हो जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, या ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो समाप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं, हमने ये कहा था कि सॉल्ट ब्रिज में जो अगर है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरह बिहेव करते हैं, और ये करते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरह बिहेव करेंगे। इसमें आयंस एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो अगर हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl का उपयोग किए थे, तो ये Cl- क्या करेंगे, इस एनोडिक कंपार्टमेंट में आकर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये K+ जो होंगे ये क्या करेंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट में आएंगे और एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह से इस सॉल्ट ब्रिज का काम होगा कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी विद्युत उदासीनता को ये मेंटेन करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह लगातार हो सके। तो ये कह सकते हो कि ये देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था कि ये दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते थे। ये इसका काम है क्या, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट, ये दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह अनवरत रूप से चलता जाए। तो ये वर्किंग होता है किसका, ये किसी भी गैल्वेनिक सेल का वर्किंग होता है। अब देखते हैं कि इसमें सेल रिएक्शन क्या होगा।
सेल रिएक्शन ये होता है, एक रिएक्शन होता था एनोडिक कंपार्टमेंट में जिसको नाम देते थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन होता था Zn सॉलिड। ये क्या करते थे, ऑक्सीडाइज होते थे, Zn2+ का निर्माण करते थे और इसको नाम दिए थे, याद करो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और दूसरा होता था कहां, कैथोडिक कंपार्टमेंट में, जिसको नाम देते थे क्या हम लोग, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहते थे। यानी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट रिजल्ट होगा Zn सॉलिड plus Cu2 plus aqueous gives out Zn2 plus aqueous plus Cu solid और ये हो जाएगा आपका क्या, ओवरऑल रिएक्शन। यानी इस गैल्वेनिक सेल में यही अभिक्रिया हो रहा है। हम लोग पहले भी कहे थे कि गैल्वेनिक सेल सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो देखो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। सिर्फ एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन कराते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन कराते हैं, दोनों को कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां से जहां रिडक्शन होगा वहां पर फ्लो कर जाएगा। एक चीज यहां और याद रखिएगा कि जब हम लोग गैल्वेनिक सेल का आगे एनालिसिस करेंगे, इसका EMF पढ़ेंगे, तो हमने अभी एक चीज देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कहां से, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इससे हम लोग अगर किसी सेल में यह भी पता लगा सकते हैं कि कौन एनोड के तरफ बिहेव करता है और कौन कैथोड के तरफ। अगर हमको इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन पता हो, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से चलेगा या जिस इलेक्ट्रोड से प्रवाहित होगा वो एनोड और जिसके तरफ जाएगा ये होगा हमारा क्या, कैथोड कहलाएगा। अब ये जो सेल रिएक्शन होता है तो इस कैथोडिक या एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले देखते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक जो थे ये Zn2+ के रूप में सॉल्यूशन में आने लगे थे। तो मास ऑफ जिंक रॉड क्या होगा, यहां घटने लगेगा और Cu2+ ये डिपॉजिट होने लगे थे किस पर, कॉपर रॉड पर। तो मास ऑफ कॉपर रॉड जो होंगे ये क्या होंगे, ये इंक्रीज करेंगे। तो यहां ये कह सकते हो कि मास ऑफ जिंक रॉड, मास ऑफ जिंक increases, mass of zinc decreases on zinc rod while mass of copper increases on copper rod। यानी जिंक रॉड पर जो जिंक थे इनका मास कम होगा और कॉपर रॉड पर जो कॉपर थे उनका मास बढ़ेगा, क्योंकि जिंक रॉड से जिंक Zn2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ रहा था और सॉल्यूशन से Cu2+ कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग किसी गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन लिख लेंगे। अब ये होता है इसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, ये नहीं है कि यही एक हमारा गैल्वेनिक सेल है और जब भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कितने फिगर या डायग्राम बनाते हैं। तो इसके रिप्रेजेंटेशन में एक मान्यता होता है और इसके रिप्रेजेंटेशन की मान्यता ये होगी कि कैथोड, कैथोड हमेशा लिखा जाएगा कहां, ये लिखा जाता है राइट साइड में। तो जब दो ही साइड होंगे, एक राइट साइड होगा एक लेफ्ट साइड होगा, तो एनोड जो होंगे ये कैसे लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे कहां, लेफ्ट साइड में। अगर मान लो सेल बनाकर दिया गया तो अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की मान्यता को मानते हैं तो अगर भी इस मान्यता को मानेंगे तो एक बात तो ये होगा कि जो बाईं तरफ लिखा गया है वो एनोड और जो दाहिनी तरफ लिखा गया है वो कैथोड। जब एनोड लिखते हैं तो एनोड जब भी लिखोगे तो
तो सबसे पहले क्या होता है, ये लिखेंगे मेटल, इसके बाद ये लिखते हैं इसका क्या, इसके इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण C1, इस तरह से जो होगा ये लिखेंगे, यानी Zn कहा जाएगा Zn2+ में, और इसका ठीक उल्टा लिखते हैं कैथोड, ये हो गया Cu2+, मान लो कंसंट्रेशन हमारा C2 है, ये हो गया कॉपर सॉलिड, और इसके बीच एक वर्टिकल डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, ये बताता है किसको, सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करेगा। ये इस सेल का क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, ये पार्ट हमारा एनोड होगा और ये होंगे क्या, कैथोड होंगे। और या फिर ये भी कह सकते हो कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल होंगे, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो अब जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होता है उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मान को घटा देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा क्या, EMF। तो यह जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान है, ये गिवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान होता है +0.34 वोल्ट, और जिंक का होता है Zn2+ जिंक, इसका होता है -0.76 वोल्ट। तो ये हो जाएगा, इसका EMF का मान हो जाएगा E0, अधिक किसका है, कैथोड का, तो ये हो जाएगा कैथोड माइनस ये हो जाएगा एनोड, कैथोड पर होंगे हमारे E0, Cu2+Cu -E0 Zn2+Zn, इसका मान हो जाएगा +0.34 -0.076 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। तो इस सेल का EMF हो जाएगा कितना, 1.1 वोल्ट। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि इसी सेल में कोई एक्सटर्नल EMF हम लोग एप्लीकेबल कर देते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए नोट करने में आपको कोई परेशानी हो तो इसको पॉज करके वीडियो को रोक कर आप आसानी से नोट कर लीजिए। देखिए अब ये होता है, हमने ये गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, इसका फिर एक रिप्रेजेंटेशन हम बना ले रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, जिंक रॉड, इसमें हमने डाला था क्या, इसमें डाला था ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला था, ये बिहेव किया था क्या, एनोड के तरफ या नेगेटिव टर्मिनल था। अब इसमें हमने क्या किया था, फिर एक बना लेते हैं, ये हो गया था हमारा कॉपर रॉड, इसमें डाले थे CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये बिहेव किया था कैथोड की तरफ, और इसमें एक ट्यूब से हमने बनाया था क्या, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो इस सॉल्ट ब्रिज में क्या किए थे, अगर प्लस KCl, ठीक है। अब हम किए क्या कि इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से मिला दिए, तो ये देखे कि इलेक्ट्रॉन जो थे ये प्रवाहित हो गए कहां, एनोड से कैथोड के तरफ, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये डायरेक्शन हो गया था किसका, ये डायरेक्शन हो गया था इलेक्ट्रिक करंट का, ये डायरेक्शन था। अब हमने अभी निकाला कि ये जो ई सेल थे इसका EMF था +1.1 वोल्ट। अब देखिए, अब हम लोग इसको एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ देते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक बैटरी का यूज कर देते हैं।
इस तरह से जो होगा ये जोड़ देते हैं, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अब ये हो गया ई एक्सटर्नल या ये हो गया ई सेल और ये हो गया आपका ई एक्सटर्नल। ठीक, अब इस पर एक्सटर्नल क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे ये क्या करेंगे, ई सेल का अपोज करेंगे और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये कह सकते हो कि ई एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल applied and increased slowly। देखो पहले जो हमारा गैल्वेनिक सेल था इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई सेल या बैटरी का यूज नहीं करते थे। हमको पोटेंशियल डिफरेंस सेल का मिला था कितना, ये मिला था 1.1 वोल्ट। अब ये करते हैं कि इसको एक्सटर्नली एक बैटरी से जोड़ देते हैं जो सेल के पोटेंशियल को क्या करता है, अपोज करता है। और यहां पर भी करेंगे क्या कि धीरे धीरे इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। तो अब यहां देखो 3 केस हो सकता है। पहला केस हो सकता है कि ई सेल जिसको हमने माना है क्या 1.1 वोल्ट ये अधिक हो और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ एक्सटर्नल सर्किट ये क्या हो, कम हो। दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि ई सेल 1.1 वोल्ट ये बराबर हो जाए किसके, ई एक्सटर्नल के। और तीसरा केस ये होगा, हो सकता है कि ई सेल ये हमारा था 1.1 वोल्ट ये लेस हो जाए किसके, ई एक्सटर्नल के। अब मान लीजिए पहला केस ये था कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अधिक है और ये बैटरी से के द्वारा जो हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे कि उसकी सेल या बैटरी के या सेल के ईएमएफ को अपोज करता था, इसका मान कम था। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये फ्लो करेंगे एज यूजुअल, जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रवाहित करते थे। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा कहां, एनोड टू कैथोड प्रवाहित होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये किस तरह से, ठीक इसका उल्टा, ये चलेगा कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा। और ये बिहेव करेंगे किस तरह, ये बिहेव करेगा किस तरह, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तरह, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तरह बिहेव करेगा। यानी इसका पोटेंशियल कम हो, सेल पोटेंशियल अधिक हो, तो जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिहेवियर था उस तरह से ये बिहेव करेगा, क्योंकि इस सेल ये डोमिनेट कर जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे का अपोज करेगा। नतीजा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या ईएमएफ का मान बराबर हो जाए तो ये क्या होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड, ये हो जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा और नो करंट फ्लोज, कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि एक्सटर्नल ईएमएफ का मान अधिक हो और ई सेल का मान कम हो, यानी सेल के ईएमएफ का मान कम हो, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन या फिर करंट का डायरेक्शन का निर्धारण कौन करेगा, एक्सटर्नल ईएमएफ करेगा। और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये प्रवाहित होंगे, फ्लो होंगे कैसे, कैथोड से
एनोड के तरफ प्रवाहित होंगे। करंट का डायरेक्शन कहां से होगा? ये हो जाएगा आपका एनोड से कैथोड के तरफ, और ये बिहेव करेगा किस तरह से? ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका एक्सटेंशन ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई गैल्वेनिक सेल है, इसको समराइज कर लेते हैं, तो इस गैल्वेनिक सेल के कुछ ईएमएफ के मान होंगे या इस सेल का मान होगा, तो इसके ईएमएफ का मान हमने काउंट किया था 1.1 वोल्ट। ये हो जाएगा सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसको हम एक्सटर्नल कोई ऐसा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जो इसका विरोध करे। तो अब हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं और बैटरी से जोड़कर धीरे धीरे इस पर पोटेंशियल अप्लाई बढ़ाते हैं। तो पहली स्थिति तो ये होगी कि सेल का पोटेंशियल अधिक हो और एक्सटर्नल पोटेंशियल कम हो, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या करंट का फ्लो, इसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायरेक्शन होता था वही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा कैथोड से एनोड के तरफ, और ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तरफ। दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये बराबर हो जाएगा सेल पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल सेल, यानी दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। तो दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, एक चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड, दूसरा चाहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड। तो दोनों का पावर बराबर होने के कारण ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और ना ही कोई इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन होगा। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक्सटर्नल ईएमएफ का मान सेल पोटेंशियल के मान से अधिक हो जाए, तो फिर उस स्थिति में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को गाइड कौन करेगा? ये गाइड करेगा एक्सटर्नल ईएमएफ जो होंगे ये गाइड करेंगे, और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन हमारा कैथोड से एनोड के तरफ फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिक करंट इसका डायरेक्शन होगा कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ होगा। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक रिप्रेजेंटेशन देख लिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसका वर्किंग किस तरह से होगा, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, इसमें किस तरह के सेल रिएक्शन होंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। अब आगे के वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए हमने एक चीज यहां सीधा मान लिया कि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड के तरफ बिहेव करते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड के तरफ बिहेव करते हैं। तो आगे जब हम लोग इसके पार्ट वाइज ओपन करेंगे तो ये आपको क्लियर होगा कि एनोड क्यों जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ बिहेव करेगा, क्यों कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ बिहेव करेगा। और एक चीज ये नहीं है कि सिर्फ एक ही यही जो होगा ये गैल्वेनिक सेल होते हैं। हम लोग किसी भी ऑक्सीडेशन को, किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को इस तरह से सेट कर लें कि एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो, दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित हो जाएगा। दूसरा चीज, एक चीज यहां ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिंक इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड के तरह ही बिहेव करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड जो होंगे हमेशा कैथोड के तरह ही बिहेव करेंगे। ये डिपेंडेंट होता है कि कौन एनोड के तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड के तरह बिहेव करेगा। ये इस चीज पर ये निर्भर करेगा कि ये किसके साथ जुड़ते हैं। अगर मान लो यही कॉपर को तुम सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दो तो कॉपर जो होंगे ये एनोड के तरह कॉपर इलेक्ट्रोड बिहेव कर जाएगा, और सिल्वर इलेक्ट्रोड जो होंगे ये क्या होंगे? ये कैथोड के तरह बिहेव कर जाएंगे। तो इस तरह से कि कौन कैथोड के तरह बिहेव करेगा, कौन एनोड के तरह बिहेव करेगा, यह निर्भर करता है कि इसका कॉम्बिनेशन या इसको किस तरह के इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।